स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन खबर देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं इमिरेट्स एनवीडी से, और वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल से, और साथ ही विपुल शाह हैं, चेयरमैन हैं जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। उनसे भी बातचीत होगी कि बजट से जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उनकी जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई, और आगे उन लोगों के लिए क्या कुछ आ सकता है बजट में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। वंदना जी, गोल्ड और सिल्वर कल भी हल्की नरमी दिख रही थी, आज भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। चांदी जुलाई का वायदा 87,000 के नीचे आ चुका है और गोल्ड 71,300 पर है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्या लग रहा है अब? शुभमन जी, मुझे लग रहा है कि टेक्निकल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट देना होगा और 71,500 से नीचे मुझे गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे सेल और लग रहा है, थोड़ा लग रहा है कि प्रेशर और यहाँ पे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 71,425 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 71,050 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 71,525 का। मेजर लेवल चेंजेस है, मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी, की एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब तक 70,800 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये 70,000 का लेवल यहाँ पे एक बार टच करेगा। तो यहाँ पे आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस आपके आएंगे। धर्मेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आपको क्या लग रहा है, क्या और गिरावट दिख रही है गोल्ड सिल्वर में, या आप खरीदारी करनी चाहिए? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट 3-4 हफ्ते से मैं यही कह रहा हूँ कंटिन्यूसली कि मार्केट काफी ओवरबॉट पोजीशन में है। अगर आप बेस मेटल्स देखिए, बुलियन देखिए, एनर्जी देखिए, तो इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने मिल रही है। मेन रीजन है डॉलर। अगर आप देखिए डॉलर में जो क्षमता है उसकी बढ़ रही है, डॉलर फर्म होते जा रहा है। अगर डॉलर फर्म होगा तो कमोडिटी मार्केट में वीकनेस मिलेगा। जो मार्केट में न्यूज थी इंटरेस्ट रेट कटने की, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुके हैं। उस कारणवश आप देखिए सोने में आपको $100 की गिरावट ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है। अभी मार्केट काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। 2300 से लेके 2350 का दायरा है, पर ये दायरे भी मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो मंदी है ये जारी रह सकती है। तो निवेशक है, मैं सलाह दूंगा कि आप करंट लेवल पे, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करंट लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं। यहाँ से एटलीस्ट ₹500 की गिरावट, यानी 70-800 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। पोजिशनली मुझे लगता है कि $2280 के लेवल्स आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एक बार 70,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे करंट लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म बायर्स है, मैं उन्हें सलाह दूंगा अभी वेट एंड वॉच करें। मार्केट अभी यहाँ कूल ऑफ पीरियड पे है, तो अच्छा है, जितना गिरेगा उतना अच्छा है, बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। लंबे अवधि के लिए यहाँ पे लंबी तेजी आ सकती है, बट वो रिकमेंडेड रहेगी सितंबर के बाद, जब एक्चुअली आप इंटरेस्ट रेट घटने की बात आप देख सकते हो, फिजिकली देखोगे, जब आप सिस्टम में देखोगे। करंटली मार्केट अभी भी इसी दायरे में ट्रेड रहेगा। ओके सर, आपने गोल्ड के जो लेवल बताया 70,000, 70,800 के, पोजिशनली 70,000 तक भी फिसल सकता है गोल्ड। चांदी क्या लग रहा है, चांदी नीचे में कहाँ तक आ सकती है धर्मेश जी? देखिए चांदी ने तो काफी एक मेजर स्तर ब्रेक कर दिया है $30 का, और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट $1.25 लुढ़क चुका है। डोमेस्टिक मार्केट से अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट की कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट ₹10,000 की गिरावट आपको प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। करंटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि करंट अराउंड 87 लेवल पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 89 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड 84,000 तक के टारगेट के लिए, यानी अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कंपेयर करें तो $27 के लेवल आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। नो डाउट रुपया थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड के स्तर रुपए में भी आने की गुंजाइश है। तो उस कारणवश ज्यादा गिरावट डोमेस्टिक मार्केट में नहीं रहेगी, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिरावट जारी रह सकती है। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। लेकिन अब हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह हैं। शुक्रिया विपुल जी, आपने वक्त निकाला। आप लोगों की बैठक हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, आप लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ से, जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से क्या क्या डिमांड रखी है? नमस्ते विश्व मोहन जी, न, और धन्यवाद। और हम लोग को अच्छा मौका मिला, जैसे हर वक्त बजट के पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री हम लोग को जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देती है। तो इस बजट में ये हम लोग ने ये उनको जैसे पता है कि जेएमएन ज्वेलरी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, अब चैलेंजिंग टाइम से। लास्ट ईयर हम लोग ने हमने बताया हमारा एक्सपोर्ट्स ये डायमंड क्षेत्र में 50% का उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो 30% से डाउन था, और ये क्वार्टर में भी 15% से डाउन है। तो देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उनको इमीडिएटली नोटिफिकेशन ये बजट में लाना है। और उसमें से सबसे पहले हमने ये रखा हुआ है जो स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो एसएनजेड हम लोग की डिमांड है
क्योंकि हम लोग हमारे रफ मटेरियल रॉ मटेरियल के लिए वी आर डिपेंडेंट हमारे ओवरसीज ग्लोबल माइनिंग कंपनीज से। तो वो लोग यहाँ पे जैसे कि दुबई और बेल्जियम ट्रेडिंग हब बन चुके हैं, तो इंडिया इज अ मेजर मार्केट फॉर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग। तो हमने ये कहा है कि यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्पेशल नोटिफाइड जोन पे अगर रफ बेचे तो लॉजिस्टिक्स का भी एक्सपेंस कम हो जाएगा, ऐसे भी सारा माल हिंदुस्तान में जाता है, के लिए एक सूटेबल टैक्सेशन स्कीम हो जाता है, तो that will encourage them or they will they will be setting up their sales from special notified zone। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायना रखता है जैसे कि सप्लाई के लिए। दूसरा एक डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस को लेके हमने प्रस्ताव रखा हुआ है, जो ऑलरेडी एफटीए में पहले था, जब ये ड्यूटी 0 हो गई तो वो निकल गया, तो उसको रीइंस्टेट करने के लिए हमने कहा है। तीसरी चीज हमने उनको गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी जो हम लोग ने 15 से 4% पे लाने को रखा हुआ है। और साथ ही साथ में हमने ये लैब ग्रोन डायमंड जो आते हैं उनके लिए HSN कोड, जैसे CVD डायमंड्स है और HPHT, तो दोनों के HSN कोड एक अलग होने चाहिए। तो वो किस लिए होना चाहिए वो उनको डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऐसे हम लोग के इम्पोर्टेंट अच्छे खासे सजाव उनको दिए हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको नजर रखेगी, और कुछ ना कुछ हम लोग उम्मीद रखते हैं कि श्योरली हमारे इंडस्ट्री के लिए वो लोग कदम उठाएंगे। सर, इस बार क्या गोल्ड सिल्वर वगैरह के इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ राहत की उम्मीद लग रही है आपको? जैसे कि आपको हरदम मालूम है विश्व मोहन जी के हम हमेशा ये प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सरकार की खुद उनकी भी उलझना इतनी है, और हमेशा ये रखते हैं, और मतलब हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन आज क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके, इंपोर्ट्स को लेके उनका दूसरे और भी वो सब उनको परेशानी जो रहती है, तो वो हिसाब से वो लोग जब भी ड्यूटी कम करने की बात आती है तो वो लोग एक बार तो पीछे हट जाते हैं। सर, इसके अलावा आप लोगों ने जिस तरह से डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस शुरू करने की मांग है, ये होता क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए, और इससे क्या फायदा होगा इंडस्ट्री को? डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस जो है कि आज सब सारा रॉ मटेरियल जो अफ्रीकन कंट्रीज से जो आता है, तो वहां पे वो अभी क्या होती है कि बेनिफिशिएशन, मतलब जहाँ पे वो लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, तो रफ वहीं पे वो लोग कारीगरी मतलब कटिंग एंड पॉलिशिंग करवाना चाहते हैं सर्टेन अमाउंट। तो बहुत सारा माल हम लोग को जो है, हम लोग को आज एक्सपोर्ट्स करने के लिए आज हम लोग कस्टमर्स को हम लोग बेचते, तो उसमें से हम लोग को थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है, तो वो हम लोग ला नहीं सकते क्योंकि ड्यूटी के वजह से। तो कस्टमर्स को हमको कोई भी माल हम लोग को प्रस्ताव करना रहता है, तो दिस इज नॉट हेल्पिंग अवर एक्सपोर्ट। तो आज ये डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस आने से क्या होता है कि हम लोग हमारे लास्ट 3 साल के एक्सपोर्ट्स के 5% जितने हमने जो डिमांड रखा है कि उसको हम लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सके, तो ये हमारे चीज जो हमने हमारा ही यहाँ पे इंडिया में जो हम लोग ने कटिंग एंड पॉलिशिंग किया है, हमारा ही माल हम ये 5% जो हम लोग ला सकते हैं, तो हमारे ज्वेलरी में ये मिक्स होता है, ये सब हम लोग को एक्सपोर्ट्स के लिए राहत दे सकती है, हमको एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती है। तो ये उनको पता है, और हमें उम्मीद है कि ये डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस पास हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और भी पूरे ही इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखें, जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री के लिए तो आपने काफ़ी मांग रखी है, आपको क्या लग रहा है कि वो बजट में उस तरह के फैसले होने चाहिए जो पूरी इंडस्ट्री को उसका फायदा मिले? ये श्योरली मुझे लगता है कि इस तरह ये बात जेम ज्वेलरी में बहुत आशा रखता हूँ कि ये लोग यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वो भी लोग देख रहे हैं कि ये क्षेत्र में इतनी गिरावट है, और आज आप चाइना जितना बड़ा मार्केट है वो आज हमारा मेजर कंज्यूमर है, तो वो पोस्ट कोविड खुला नहीं है। यूएस आज इंटरेस्ट रेट्स इतना हाई रहे हैं, तो आज ग्रेजुअली डिमांड वगैरह ग्लोबली चैलेंजेस बहुत है, इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्टर भी हाई है, तो श्योरली ये सेक्टर को ये लोग ध्यान से देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये भी लाएंगे। और साथ ही में एक चीज और भी कहना चाहता था कि हम लोग ने एक इक्वलाइजेशन ड्यूटी जो है ऑनलाइन से हम लोग को खरीदना है, तो उस पर जो 2% ड्यूटी है, तो हमने वो भी प्रस्ताव रखा हुआ है कि जेम ज्वेलरी में ये इक्वलाइजेशन ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि रफ पे ड्यूटी 0 है। तो इस तरह से क्या है कि ग्लोबली हम लोग को मतलब माल जो इंडिया आता है, तो हम लोग इंडियन पोर्टल से ये ऑनलाइन से हम लोग ऑनलाइन से ही खरीद सकते हैं, तो जिससे हमारा धंधा डायरेक्ट इंडिया में बहुत बढ़ सकता है। तो वो भी उम्मीद है कि उस पर भी ये लोग नजर रखेंगे। ओके सर, आपने फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी बातचीत हुई है,
हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 23 या 24 जुलाई को बजट पेश हो सकता है। आपके पास इस तरह की कोई खबर है क्या? क्या 23 और जुलाई को बजट पेश हो सकता है क्या? हम लोग भी यही मतलब 23-24 जुलाई के आसपास से ही हम लोग को भी यही इंक्वायरी मतलब मैसेज है कि इस तरह से मतलब अभी तो सब प्री बजट सेशन अलग अलग इंडस्ट्री छात्र से सब अभिप्राय वगैरह सब ले रहे हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि 23-24 जुलाई तक आ जाना चाहिए। कि 22 जून को ये की जो बैठक है जीएसटी काउंसिल हो सकता है कि उसके बाद इसके अनाउंसमेंट हो जाए और 23-24 जुलाई को इस तरह की सोर्सेस से खबर आ रही है कि बजट ये पेश हो सकता है। शुक्रिया विपुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नॉन एग्री मार्केट की बातचीत कर रहे थे, गोल्ड और सिल्वर की। आगे बढ़ते हैं, अब एमसीएक्स पर ही क्रूड की चाल देख लेते हैं। क्रूड में अगर आज आप देखें तो कच्चा तेल 6800 के आसपास है। यूएस में एपीआई के डेटा आने के बाद क्रूड में थोड़ी नरमी दिखी थी, लेकिन आज फिर से हल्की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। 6800 के आसपास एमसीएक्स क्रूड है और $85 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। लेकिन ज़्यादातर जो फंडामेंटल्स है क्रूड के वो यहाँ पर सपोर्टिव है, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप के तनाव हो या फिर गल्फ़ के तनाव हो, वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। और साथ ही जितने भी डेटा भी आ रहे हैं वो भी यहाँ क्रूड के लिए सपोर्टिव है। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल आगे क्या रह सकती है? क्या ये तेज़ी एक्सटेंड होगी? सारे फेवर में है। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो दायरा है वो काफी सीमित हो चुका है। जो गिरावट देखने मिली थी प्राइस में, वो आके फिर से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखा दी है। ये लेवल पे मैं काफी बुलिश नहीं हूँ। दो कारण है। पहला कारण ये है कि आगे के सारे महीने $1 डिस्काउंट में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट बैकवर्डेशन में आ चुका है। तो फंडामेंटली जो लंबे अवधि के जो प्लेयर्स है उनको तेजी लग नहीं रही मार्केट में। ठंडी का माहौल अभी टाइम है, 6 महीना बाकी है ठंडी को आने को। जून जुलाई हरिकेन सीजन होता है, बट इतनी यहाँ पे जो तीव्रता नहीं थी मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा। मैं सलाह दूंगा अराउंड 6800 के स्तर पे बिकवाली करे। 6850 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउनसाइड फिर से 6700 से 6600 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आप डब्ल्यूटीआई के साथ कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि $79 तक के लेवल्स आपको फिर से मार्केट में देखने मिल सकते हैं। तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा और उछाले पे बिकवाली करिए और आगे के महीने बिकवाली करके चले, अच्छा मुनाफा मिल सकता है इसमें। और नेचुरल गैस क्या लग रहा है? आज हालांकि नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन आगे किस तरह की चाल रहेगी धर्मेश जी नेचुरल गैस की? देखिए, नेचुरल गैस अगेन काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। इसमें काफी मूवमेंट अप्स एंड डाउन दोनों साइड देखने मिल सकता है। बट अगर आप देखिए तो डाउन साइड रिस्क इसमें काफी लिमिटेड है। ये 170 175 लास्ट क्वार्टर मार्केट ट्रेड हो रहा था और अभी ऑलमोस्ट 250 के लेवल पे आके रुका हुआ है। बट करंटली ये लेवल पे मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मैं अगेन बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा। करंट मंथ यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 240 पे बिकवाली करे, 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट 230 से 225 का रहेगा। बट कहीं ना कहीं अगर 210 से 220 का स्तर आता है तो फिर से आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है। मैं आगे के महीने बाइंग करने की सलाह दूंगा। ये काफी प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप देखिए नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट $3.5-4 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट फंडामेंटली ठंडी का माहौल का एंटिसिपेशन करके प्रीमियम में आ चुका है। तो बाय की सलाह रहेगी, बट अभी नहीं। करंट लेवल पे मैं स्पेकुलेटर्स को बिकवाली करने की सलाह दूंगा। बट जो पोजिशनल बायर है 220 का वेट करे, 220 के नीचे आता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, वरना जी आप क्या सलाह दे रही हैं क्रूड में और नेचुरल गैस दोनों में? 6840 एक बहुत बड़ा हर्डल है यहाँ पे विश्वमोहन जी, और देखा जाए तो वहीं से बार बार प्राइसेस नीचे की तरफ आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 6790 के करीब एक हल्की बाइंग का सजेशन रहेगा। मेरा जो टारगेट होगा ऊपर में 6840 होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 6970 का। और एक सलाह रहेगी कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हम तभी देख सकते हैं जबकि टेक्निकल हर्डल 6840 से ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग देता है मार्केट। दूसरी चीज है कि हरिकेन सीजन एक नया ट्रिगर हो सकता है क्रूड ऑयल में, जो कि एड ऑन कर सकता है कुछ प्रीमियम को। लेकिन अभी WTI को देखा जाए तो $82.5 के करीब मुझे लग रहा है कि मेजर रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो ये भी है आपका एनर्जी मार्केट को लेकर। बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में जिंक सिर्फ अब तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, बाकी सभी अब लाल निशान में है। एल्युमिनियम 228 के नीचे आ चुका है। कॉपर देखिए, कॉपर 836 रुपए के आसपास, यहाँ पर भी ½ तक की गिरावट है। वंदना जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद है आपको आज? क्या और गिरावट आ सकती है किसी काउंटर में? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि अब कॉपर में संभल के यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत है। रैली हम लोगों ने आता हुआ देखा है और हर रैली पे यहाँ पे बिकवाली है। और चाइना का एक्सपोर्ट फिगर बता रहा है कि इंटरनल डिमांड नहीं है और बाहर वो एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में सेलिंग साइड में रहना चाहिए। 838 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 828 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 842 रुपीज का। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइसेस जो है कॉपर का 820 के करीब भी आ सकता है।
तो इंट्राडे से लेके पोजिशनल यहाँ पे सजेशन रहेगा कि कॉपर में सेलिंग करके चलना चाहिए। ओके, तो कॉपर बेचने की सलाह है। आपको लग रहा है कि 828 रुपए तक भी ये भाव नीचे में फिसल कर आ सकता है। आप बेस मेटल्स के मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं धर्मेश जी, और कुछ पसंद है यहाँ पर और क्यों पसंद है? देखिए, मैं वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में यहाँ पे जो स्लाइड डाउन कह रहे हैं आप, मंदी कह रहे हो, कंटिन्यूअसली हावी हो रही है। अगर आप इसका चार्ट देखें या इसका एकदम बेसिक नंबर्स भी देखें, तो ये 820 815 की कमोडिटी ऑलमोस्ट 950 950 के ऊपर चली गई थी ऑलमोस्ट 3 महीने के अंतराल में। इतनी कोई भारी डिमांड थी नहीं मार्केट में, और यहाँ से एक तरफा मोमेंटम आ रहा है सेलिंग का। तो मुझे लगता है कि ये बिकवाली हावी रह सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा करंट लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं। अराउंड 820 तक के लेवल्स आपको फिर से शीघ्र ही देखने मिलेंगे। अगर आप दोनों काउंटर देखें कंपैरिजन में, बाकी जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, तो सारे काउंटर्स में मंदी आ चुकी है, बट ज्यादा हावी मुझे लगता है कि कॉपर में रहेगा। और मैं भी सहमत हूँ, 828 से लेके 820 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। रही बात जिंक की, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग है। जिंक अराउंड 270 271 के लेवल पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। अराउंड 250 251 के टारगेट के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे पोजिशनली अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, बट 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ओके, तो ये व्यू है कॉपर और जिंक को लेकर। चलिए एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। एग्री मार्केट में आज तीनों ही मसालों पर दबाव दिख रहा है। जीरा, हल्दी और धनिया देखिए तीनों कमजोरी के साथ यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। जीरे में हालांकि रिकवरी आ रही थी, लेकिन 30,000 के आसपास जाने के बाद से फिर से यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है और अब भाव 29,400 के नीचे आ चुका है। वरना जी, मसालों पर आपका व्यू क्या है और क्या लग रहा है, क्या गिरावट और बढ़ सकती है जीरे में? हल्दी को लेकर क्या व्यू है? हल्दी क्या रिकवरी कहाँ से दिखा सकती है? और धनिया क्या खरीदने के लिए वैल्यू आए है? तीनों पर अपनी राय दें। जी विश्वमन जी, जीरे से शुरुआत करते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 30,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अगर एक बार 30,000 क्रॉस करता है तो उसमें मैं पोजिशनल बाय की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं, प्रोडक्शन बढ़िया है, लेकिन किसान यहाँ पे स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को। तो मेरे ख्याल से 30,000 से ऊपर ये कमोडिटी आती है तो बाइंग करना चाहिए। 33,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 29,000 का। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो करेक्शन है वो यहाँ पे ले सकती है ये कमोडिटी, और नीचे की तरफ 29,100 आएगा। तो जब ये 30,000 का हर्डल क्रॉस करे तभी यहाँ पे बाइंग में जाना है। हल्दी के लिए मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखें तो हल्दी का अगस्त और अक्टूबर का जो महीना है, इसमें देखें तो काफी ज्यादा प्रीमियम पे ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि 17,000 तक ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक डाउनसाइड ले सकता है। तो इंट्राडे में 17,330 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 17,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 17,450 का। लेकिन किसी को यहाँ पे पोजिशनल बाय का ध्यान है तो 17,000 मुझे लग रहा है एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगा टर्मरिक में, जहाँ पे की बाय करके चल सकते हैं। और पोजिशनल टारगेट यहाँ पे रहेगा करीब करीब 17,800 का। और धनिया की बात की जाए तो धनिया में सबसे ज्यादा लिमिटेड डाउन साइड मुझे देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू जीरा और हल्दी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 7350 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो अपसाइड टारगेट का होगा वो 7600 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7250 का। तो धनिया में मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग ही करके चलना चाहिए तो बेहतर रहेगा। ग्वारसीड और ग्वारगम, इन दोनों में फिर से दबाव दिख रहा है। क्या मॉनसून की चाल में फिर से रिकवरी की जो खबर आ रही है उससे यहाँ पर दबाव बना है? कल भी 2% की गिरावट, आज भी हल्की नरमी दिख रही है दोनों ही काउंटर में। वरना जी, क्या करना चाहिए ग्वारसीड ग्वारगम में? जी विश्वमन जी, ये काफी ज्यादा रिएक्ट करता है ग्वार वेदर पे और मानसून पे, बहुत ज्यादा रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 18% जब तक डिले बिलो नॉर्मल मानसून का न्यूज था तब तक ये यहाँ पे अप्रिसिएशन के साइड था। अब यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में जो कमजोरी है वो ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसको करीब करीब 5350 के करीब एक सेलिंग एडवाइस रहेगी मेरी। 5280 के करीब टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5380 का। और मुझे लग रहा है कि 5200 5250 के करीब यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट आ सकता है। तो इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, लेकिन पोजिशनल बायर्स को यहाँ पे वेट करना होगा थोड़ी और करेक्शन का, ताकि वो वैल्यू बाइंग कर सके 5200 से लेकर 5250 के बीच में। ओके, अब बात कपास खली की करते हैं। यहाँ पर लगातार तेजी दिख रही है, 2900 के आसपास पहुंच चुका है। वरना जी, इस भाव पर भी और तेजी की संभावना है क्या? क्योंकि काफी ऑल्टरनेटिव्स भी आ जाते हैं खली के मार्केट में। तो आप क्या लग रहा है, क्या और तेजी है या क्या करें, आप बेचें यहाँ से?
विश्वमन जी, इसमें तो काफी कॉम्पिटिटर्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे मील्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेक्निकली थोड़ा सा अपसाइड इसमें इस चार्ट पे और मुझे दिख रहा है। तो 2880 के करीब एक बाइंग की सलाह रहेगी, 2920 के करीब यहाँ पे एक टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2860 का। और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि बहुत लंबी तेजी यहाँ पे आई है और क्वार्टर में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है कपास में। तो कहीं ना कहीं रैली पे यहाँ पे ब्रेक लगेगी। 2920 2930 ऐसा लेवल है जहाँ पे बाइंग साइड का भी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें। जो पोजिशनल यहाँ पे बाय करके बैठे उन्हें भी रिकमेंडेशन रहेगी कि सेफली यहाँ पे अपने प्रॉफिट को घर लेके जाएं। ओके, अब बात करेंसी मार्केट की करते हैं। करेंसी मार्केट में देखिए 83 रुपये 54 पैसे पे पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले रुपया। क्या आज और गिरावट आपको दिख रही है क्या धर्मेश जी? देखिए, रुपए की बात करें तो रुपए में मैं अभी काफी कमजोर हूं। अगर आप सारे एशियन करेंसीज देखें तो उसके सामने इंडियन करेंसी अभी भी इतनी डिप्रिशिएट नहीं हुई, जब बाकी सब करेंसी तो डिप्रिशिएट। अगर आप जापानीज येन देखें तो ऑलमोस्ट 160 पे पहुंच गई है। 30% की गिरावट उसको आपको 6 के 1 साल के अंतराल में देखने मिली है। तो वीकनेस जारी रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे जाके अराउंड 8450 8445 तक के लेवल्स भी आपको पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। नो डाउट मार्केट में एक तरफा मोमेंटम है, और अगर कच्चा तेल और सोना अगर बढ़ते रहेगा तो ये जो फॉल है वो 85 तक भी जा सकता है। तो करंट सिनारियो में एक्सपेक्ट करिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से पोजिशनली अराउंड 83 80 तक के टारगेट्स के लिए। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि कंटिन्यूसली इसका जो फॉल है वो जारी रह सकता है, और साल के अंतराल में आप 85 तक के स्तर भी देखने मिल सकता है। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरी कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर अपनी राय दी। लेकिन जाते जाते आपको कॉफ़ी के बारे में बता दें कि कॉफ़ी उत्पादन घटने की संभावना जताई गई है। यूएसडी की रिपोर्ट है, कमजोर प्री मानसून बारिश से उत्पादन पर असर भारत में भी होगा। प्री मानसून बारिश कॉफ़ी की फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है और इस साल देश के ज़्यादातर हिस्से में प्री मानसून बारिश कमज़ोर रही है। इस सीज़न कॉफ़ी उत्पादन 60 लाख बैग कम होने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि भारत कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अरेबिका का उत्पादन अनुमान से ज़्यादा कम हो सकता है। अरेबिका कॉफ़ी का पैदावार 2% गिरकर 402 केजी प्रति हेक्टेयर होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। 2024-25 के लिए भारत में अरेबिका उत्पादन 14 लाख बैग रहने की संभावना है। वहीं रोबस्टा उत्पादन 60 किलो के 46 लाख बैग होने का अनुमान है और पिछले साल के मुकाबले भारत में अरेबिका का उत्पादन 15 लाख बैग कम हो सकता है। तो कॉफ़ी उत्पादन को लेकर ये रिपोर्ट आपके लिए। तो चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। लेकिन